नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। आज मैं आपको शिवानी जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास सुरंगमा का तृतीय भाग सुनाने वाली हूँ। तो सुनिए, उसे 2 भाग मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। आज सुनिए उसका तीसरा भाग। लक्ष्मी का सर्वांग काँप उठा था। ये क्या कह रही थी वो? हाँ लक्ष्मी, यही एकमात्र पथ है और तुम्हें अब तुम्हारे भावी संतान को समाज की मान्यता दे सकता है। रॉबर्ट को तुम नहीं जानती, ईश्वर ने उसे गलती से ही पृथ्वी पर भेज दिया है। बचपन में मेरे पिता उसे जेवियर कहकर पुकारते थे। छुटपन में जब हम उसकी चीज़ छीन लेते तो उसने कभी भी मुंह खोलकर भी हमारी शिकायत नहीं की। अन्याय का कभी उसने जीवन में कोई अर्थ नहीं रहा। मेरी एक बात भी उसने आज तक नहीं टाली है। तुम जो हाँ कह दो तो मैं इसे चुटकियों में मना लूँगी। वाह, क्या कह रही हैं आप? मैंने 2 दिन से पहले उनको कभी देखा भी नहीं था। लक्ष्मी का रुआसा आहत स्वर फिर उसी क्षण पास में ही कहीं चीख रही श्रृंगार टोरी की आत हा का ध्वनि में टूट गया था। वो तो कोई बात नहीं है। स्वर का एंग्लो इंडियन अहम एक बार फिर मुखर हो उठा। तुम हिंदुओं में तो तुम लोग हमेशा ही अनदेखे अनजाने व्यक्ति की चादर की गांठ से पर तो खुशी खुशी फेरे ले लेती हो। नहीं नहीं, मैं ऐसी मूर्खता अब नहीं करूँगी। एक बार यथेष्ट भोग चुकी हूँ। किसी भी पुरुष को देखते ही अब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उन सबका कभी कोई प्रश्न नहीं उठेगा, इसका मैं तुम्हें वचन देती हूँ। रॉबर्ट संत है, इज सेंट पर्सनिफाइड। तुम्हें वो केवल पति का आरक्षण है ही देगा। तुम्हारी भावी संतान को अपना नाम देगा लक्ष्मी, पिता का वात्सल्य देगा, पिता की छत्र छाया देगा। ये तुम क्यों नहीं समझती? वेरोनिका के स्वर में अब अनुनय विनय की नम्रता नहीं थी, आदेश की कठोर खनक थी। यहाँ फादर ओनूर मेरे मित्र हैं। अपने गिरजाघर में वो कल ही तुम दोनों का विवाह करा देंगे। किसी को कानो कान पता नहीं होगा। रॉबर्ट के आते ही तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। खुदा की मेहरबानी है कि अभी तक किसी ने तुम्हें देखा नहीं है। जब तुम लौटोगी तब मैं भी अपने परिचित मित्र आत्मियों को तुम्हारा परिचय रॉबर्ट की पत्नी के रूप में दे सकूंगी। दूसरे दिन फिर सब कुछ स्वप्नशाही घटित हो गया। जिस प्राचीन गिरजे में लक्ष्मी सनातन धर्म का परित्याग कर एक सर्वथा अनजान व्यक्ति के पास में जाकर खड़ी हो गई थी, उसकी उसकी धूल धूसरित लाल दीवारें मलिन दर्पण सी ही धुंधली लग रही थी। फादर उन्होंने केवल एक बार उससे पूछा था, तुम्हें इस व्यक्ति की पत्नी बनना स्वीकार है? स्वीकार है। नतमुखी लक्ष्मी का धड़कता हृदय उत्तर के साथ साथ बाहर छिटका जा रहा था। उसका आर्द्र स्वर स्वच्छ होने पर भी चेहरा करुण क्रंदन की यंत्रणा से भी अधिक कातर लग रहा था। उसे लग रहा था यदि नियति इसी क्षण उसके जीवन को एक अमोघ निर्देश से संचालित कर रही है। विवाह के शब्द समूह उच्चारित करने में उसके प्रत्येक स्वर में विवश यंत्रणा की झंकार थी। दोनों बड़ी बड़ी काली आंखें पल पल में विस्फारित होती आकर्षक आकर्ण बनी जा रही थी। लगता था देवालय में प्रतिष्ठित कोई प्रतिमा ही अपने पाषाण अधर खोल बीच बीच में बुदबुदा रही। उसके स्वर में साथ साथ रॉबर्ट का गंभीर स्वर वज्र सा बज रहा था। तब दोनों आंखें बंद किए हुए लक्ष्मी मन ही मन बुदबुदा रही थी, विंध्यस्ता विंध्य मिलया दिव्य स्थान निवासिनी योगिनी योग माताश्च चंडिका प्रणाम्यम चिर रोगिणी जननी का यही स्वर उसके कानों में कह रहा था। जाखन विपदे पड़वी खुकु माँ के यही मंत्र जापे डाकीश देख भी संगे संगे तोर विपद केटे छे गे छे। जब जब विपत्ति आए मुन्नी माँ को इसी मंत्र जाप से पुकारना, देखना तेरी सब विपत्ति कट जाएगी। माँ का सिखाया यही मंत्र वो बार बार दोहरा रही थी। उंगली दो बेटी। फादर ओनूर का शांत स्वर सुनकर वो चौंक कर आंखें खोली। रॉबर्ट तुम्हें अब अंगूठी पहनाएगा। ओह! फिर लक्ष्मी उसी गंभीर मुद्रा में गिरजे से लक्ष्मी मयूरी बनकर वहीं के से रॉबर्ट के साथ स्टेशन चली गई थी। वेरोनिका उन्हें छोड़ने आई थी और जब ट्रेन चली तब वो धीर गति से चल रही गाड़ी के साथ साथ चलती कहने लगी, रॉबर्ट को मैं जानती हूँ। रॉबर्ट, मैं जानती हूँ तुमने आज मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस त्याग की पावनता को सदा अक्षुण्ण रखोगे। जीवन भी कैसे अलौकिक आश्चर्यों से भरा पड़ा है। जिस ग्रह के द्वार पर वो 2 दिन पूर्व आश्रय की भीख मांगने खड़ी थी, आज उसी ग्रह की स्वामिनी बनने पर भी वो उसी असहायता से कांप रही थी। द्वार खोलकर रॉबर्ट ने नम्र स्वर में कहा, तुम्हारा इस ग्रह में स्वागत है लक्ष्मी। एक पल को भी ये न सोचना कि मैं तुम्हें कभी पति के अधिकारों की मांग से शुद्ध करूंगा। आज रात भी तुम उसी दिन की तरह उसी कमरे में चटकनी चढ़ाकर निर्भय निसंशय सोती रहना। आई एम योर मोस्ट हम्बल सर्वेंट मैडम। अपने स्वभाव सिद्ध परिहास की अनूठी झलक दिखलाता वो फर्शी सलाम की बंदिश में दोहरा हो गया था। फिर उसने हंसकर सामने वाली कुर्सी खींच ली और बैठकर बड़े उन्मुख भाव से सिगरेट सुलगाने लगा। सिगरेट का पहला कश खींचते ही वो सहसा गंभीर हो गया। लक्ष्मी, वेरोनिका ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। मैंने उसके प्रस्ताव को पहले
अत्यंत मूर्खतापूर्ण प्रस्ताव समझ उसे डपट दिया था, पर अपनी बहन को मैं जानता हूँ मूर्खता कम ही करती है। जो निश्चय उसने आज तक लिया है उसके पीछे उसके गहरे मनन चिंतन की भूमिका रहती है। तुम शायद नहीं जानती, तुम्हारी ट्रेजेडी में वो स्वयं अपने जीवन के इतिहास का ही दोहराया जाना देख रही है। मेरी ये बहन कभी अपूर्व सुंदरी थी, बोट हाउस की ब्यूटी क्वीन, न जाने कितने मास्क बॉल की एक छत्र साम्राज्ञी। जब 16 वर्ष की थी तभी इसका एक कुटिल प्रेमी तुम्हारी सी ही अवस्था में ठुकरा कर भाग गया था। चाहने पर भी वेरोनिका उसका पीछा नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो था सर्वसंपन्न उच्चाधिकारी। 4-4 एडीसी उसके पीछे पीछे चंवर डुलाते फिरते थे, और वेरोनिका तब सीनियर कैम्ब्रिज की छात्रा थी। मेरे पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एंग्लो इंडियन समाज में उनकी विशेष ख्याति थी। पुत्री की इस लज्जा के आघात को वो नहीं सह सके। उनकी मृत्यु के तीसरे दिन ही एक दुर्घटना में हम दोनों भाई बहन माँ को भी खो बैठे। मैं तब बहुत छोटा था, पर फिर भी वेरोनिका की वे अतीत की दबी सिसकियाँ आज भी कभी कभी चौंका देती हैं। जब रात भर मुझे छाती से चिपटाए वो नैनीताल के हमारे एकांत बंगले में सिसकती रहती थी। हमारे दूर के रिश्तेदार की एक बुआ लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में नर्स थी। उन्होंने फिर हमें अपने संरक्षण में ले लिया था। जब वेरोनिका के पुत्र हुआ तब तक वो अपना वो कलंक भूल चुकी थी। था भी वो ऐसा ही, नीली आंखें, तीखी नाक और एकदम गोल मटोल मक्खन की बट्टी से गड़े भरे भरे हाथ पैर। तब कौन कह सकता था कि वेरोनिका का वही गुलगोथना बेटा एक दिन उनका सबसे बड़ा सरदर्द बनेगा। 4-5 दिन के बाद ही हमें वो उसकी विचित्र गतिविधि देखकर कुछ अटपटा सा लगने लगा। जिस सुंदर नीली पुतलियों में हमें पहले दिन ही मोह लिया था, वे निरंतर कांच की गोलियों से घूमने लगी। गोल मटोल चेहरे की भावहीनता क्रमशः स्पष्ट होती चली गई। दिन प्रतिदिन उस भोले दंतहीन शिशु का चेहरा किसी दंतहीन अनुभवी वृद्ध सा सिकुड़ता चला गया। एक दिन हम दोनों जान गए कि वो नॉर्मल नहीं है। उसके साथ के बच्चे घुटने चलते आसपास पड़ी चीज़ों पर लपकने लगे थे, और वो लट्टू सी घूमती पुतलियों से हमें घूरता हमारे कलेजे में हिमखंड बनाता जा रहा था। बुआ के कहने से वेरोनिका ने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। दिन भर अब वो माइक को आया के पास छोड़ अपनी ड्यूटी पर जाने लगी। नाइट ड्यूटी पर जाती तो मैं उसकी देखभाल करता। कभी निस्तब्ध रात्रि में उसकी भयावह भाव्य शून्य दृष्टि, हंडा सा सिर और मॉन्स्टर की सी हंसी मुझे भयभीत कर जाती। पर धीरे धीरे हम दोनों ने उसके अस्वाभाविक अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। मैं अब उसके भूख से रोने को पहचानने लगा था। उसके करवट लेने के रोने की भाषा, नैपी गीले होने का क्रंदन, सब कुछ पहचान। मैं कभी दूध की बोतल उसके मुंह से लगा देता, कभी करवट बदल देता, और कभी नैपी बदल उसकी नन्ही अचल विवश देह को अपनी देह का आश्रय दे सुला देता। मुझे तो आज भी यही लगता है कि वो वेरोनिका से अपने पूर्व जन्म की कोई कठोर शत्रुता निभाने ही आया था। 24 सुदीर्घ वर्षों तक वो निरंतर उसके जीवन को भी अपने जीवन सा ही निष्प्राण अर्थहीन बनाता रहा। वो तब तक उसके सुख का मार्ग अवरुद्ध किया पड़ा रहा जब तक उसका यौवन जलकर खाक नहीं हो गया। जब वो गया तब उसकी अभागिनी जननी के दग्ध यौवन की राखी शेष थी। वेरोनिका अपूर्व सुंदरी थी। एक से एक बाके जवान उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, किंतु उसके उस अमानुष पुत्र का पिता बनने का साहस एक भी नहीं संजो पाया। जब माइक की मृत्यु हुई तब उसका शरीर बेड सो से भयानक व्रणों से छलनी हो चुका था, दुर्गंध के भवाके से त्रस्त हो। कभी कभी मुझे वेरोनिका की उपस्थिति में ही नाक पर रुमाल धरना पड़ा, पर वेरोनिका मांस के उस लोथड़े पर भी जान छिड़कती थी। सुबह उठकर उसे बेड पहन देती, स्पंज करती, कपड़े बदलती, दाढ़ी बनाती, फिर अपनी ड्यूटी पर जाती। कभी कभी उसके लौटने में देर होती तो माइक अपनी विकृत चीख से पूरा मोहल्ला गुंजा देता। मैं झल्ला उठता, पर उसकी सहनशीला जननी के चेहरे पर मैंने कभी झुंझलाहट की एक शिकन भी नहीं देखी। उस दिन मैं भी वेरोनिका को ज़बरदस्ती शहर में एक प्रसिद्ध पिक्चर दिखाने ले गया था। ऐसे घोर डिप्रेशन में तुम एक दिन पागल हो जाओगी। आया तो है, मैंने माइक को खिला पिला दिया है, मैंने कहा तो वो बड़ी अनिच्छा से ही तैयार हुई। शायद माँ की सूक्ष्म अंतर्दृष्टि उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। माइक ने उस दिन पूरी डबल रोटी खा ली थी, 3 प्याला सूप पी, आधा सेर दूध एक सांस में गटक। वो बार बार मेरी ओर अतृप्त दृष्टि से देख रहा था। उन आंखों की मूक याचना मैंने देख ली थी। मैं अब भी भूखा हूँ, उन भावशून्य आंखों ने कहा, पर मैंने उसका मुंह नैपकिन से पोंछा और तकिए पे लिटा दिया। तब उसने मुझे अपनी भयावह हंसी का नियमित मौन धन्यवाद नहीं दिया। उसकी यह विकृत हंसी उसकी विवत चीख से भी अधिक भयावह होती थी। मैं समझ गया उसका पेट नहीं भरा था। पर मैं बाहर चला आया। जब इंटरवल में मैं बाहर आया तब बदहवासी आया मुझे ही ढूंढ रही थी। साहब साहब जल्दी चलो, माइक बाबा न जाने कैसा कर रहा है, हाथ पैर ऐंठ गए हैं, मुंह से फेन निकल रहा है साहब। मैं भीतर गया तो पिक्चर आरंभ हो चुकी थी। मेरे कुछ न कहने पर भी उस अंधकार में मेरा चेहरा देखे बिना ही वेरोनिका हड़बड़ाकर उठ गई। मैं उसका हाथ पकड़े ही उसे बाहर ले आया। बाहर आते ही मैंने कौशल से भूमिका बांधी, माइक ज़रा परेशान है, आया हमें बुलाने आई है।
नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसका चेहरा पत्थर की मूरत सा स्थिर हो गया। माइक चला गया है, वो मुझे कभी नहीं माफ़ करेगा, कभी नहीं। हे भगवान, मैं यहाँ पिक्चर देखकर ऐश मना रही थी और मेरा बच्चा चला गया विदाउट सेइंग गुड बाय। ओ माय सन, ओ माय सन। इधर उधर खड़े लोग हमें विस्मय से देखने लगे। तभी मैं तमाशा जुटने से पहले ही उसे बाहर खींच लाया। हम घर पहुँचे तो माइक सचमुच ही जा चुका था। उसका सारा शरीर ऐंठ गया था। अंत की मर्मांतक पीड़ा में उस दोनों घुटने तब भी उसी मुद्रा में तुड़े मुड़े ऊपर उठे रह गए थे। बड़ी कोशिश कर मैंने उन्हें सीधा किया। वेरोनिका पागल सी हो गई थी, मुझ पर बरसती। कभी आया पर रॉबर्ट, तुम ही मुझे ज़बरदस्ती सिनेमा ले गए थे। पता नहीं जाने से पहले मेरा बच्चा मुझसे क्या कहना चाहता था। जन्म से ही मूक बधिर मेरा भांजा उससे अंत तक क्या कह सकता था। पर शायद वो ठीक ही कह रही थी। उसकी निरंतर घूमती पुतलियों में कभी कभी सचमुच ही वाणी उतर आती थी। कभी वो उन्हीं आंखों से हमारे गले लिपटता, हंसता, हमसे रूठता और हमें मनाता था। क्या पता जाते जाते उन्हीं आंखों से अपनी माँ से कुछ कह जाता। उसकी मौत के बाद वेरोनिका एकदम ही टूट गई। उसका बेटा ही उससे नहीं छिना, उसके उस वंचक प्रेमी का स्मृति चिन्ह भी उससे सदा के लिए छिन गया, जिसे वो शायद आज भी उतना ही प्रेम करती जितना 30 वर्ष पूर्व करती थी। फिर धीरे धीरे मेरी उस कर्मठ बहन ने ज़िंदगी से जूझने के लिए जो गर्दन उठाई वो आज तक नहीं झुकाई। मैंने कहा था ना, वो जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है तब उसकी वही दैवी शक्ति उसके जीभ पर आकर बैठ जाती है। जब उसने अपना वो विचित्र प्रस्ताव मेरे सम्मुख रखा तब मेरा पहला शब्द यही था, नहीं वेरोनिका, तुम्हारा दिमाग सचमुच ही सठिया गया है। सेनाइल डिके से ही कहते हैं। नहीं बॉबी, उसका दृढ़ स्व थप्पड़ सा मेरा मुंह बंद कर गया। ईश्वर की यही इच्छा है और उसकी इच्छा महान है। जानती हो, मैं 30 वर्ष का हूँ, वो लड़की शायद 17 की भी नहीं। जानती हूँ, और ये भी जानती हो वेरोनिका कि वो किसी की पत्नी है। क्या ये अन्याय नहीं है? क्या ये उसकी विवश परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना नहीं है? तुमसे यदि कोई कहे कि तुम किसी विजातीय से विवाह कर अपना धर्म त्याग दो, तो क्या तुम मान पाओगी? वो भी ऐसे व्यक्ति से जिसे 2 दिन पहले तक उसने देखा भी नहीं था। सब जानती हूँ बॉबी। उसका कंठ स्वर उतना ही शांत था, पर मैं बार बार क्रोध से उबलता जा रहा था। क्या यह मेरे प्रति अन्याय नहीं है कि एक अनजान व्यक्ति की पत्नी को मैं उसकी अनुपस्थिति में बिना उसकी अनुमति के ही अपनी पत्नी बना लूं और बाद में उसका परिणाम भोगूं? किसी के पाप का बोझ मुझसे वहन करने के लिए कह रही हो वेरोनिका? नहीं, वो किसी की पत्नी नहीं है। फिर मुझे दृढ़ विश्वास है बॉबी कि तुम्हारा संस्पर्श भी उस अजन्मे शिशु के भविष्य को संवार देगा। बाइबल की शपथ खाकर कहता हूँ, लक्ष्मी, तुम्हारा हाथ पकड़ने पर भी किसी प्रकार की काम वासना ने मुझे रुद्ध नहीं किया। वेरोनिका चाहती है तुम्हें पढ़ा लिखा कर वो तुम्हें आत्मनिर्भर बना दे। जब तक तुम्हारी शिक्षा का, तुम्हारी संतान के भरण पोषण का भार मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। रॉबर्ट को लगा लक्ष्मी अब रो पड़ेगी। एकदम ही झटके से उसने गंभीर विषय की ओर खींच उसने बड़े चातुर्य से विषय परिवर्तन कर दिया। और अरे कैसा मूर्ख हूँ, बातों बातों में भूल गया कि आज हमारा विवाह हुआ है। हम दोनों भूखे हैं। आओ तुम्हें तुम्हारे कमरे में पहुँचा दूँ, फिर बाजार से कुछ ले आऊँ। फिर पल पल रूप बदल रहे उस आनंदी बहरूपिये ने अपने देवदूत कैसे चेहरे को निष्कपट हंसी से उद्भासित कर टप से लक्ष्मी को ऐसे अपनी सशक्त बाहों में उठा लिया जैसे वो सेमल की रुई भरा हुआ हल्का फुल्का तकिया हो। तुम तो जानती हो कि लक्ष्मी, हमारे देश में नई दुल्हन को दूल्हा गोद में ही उठाकर शयन कक्ष तक ले जाता है। तुम्हें गोद में उठाकर शयन कक्ष में पहुंचाने का रिचुअल मेरी शपथ के दायरे में नहीं आता। यह कम से कम आज की रात मेरा पावन कर्तव्य है। लक्ष्मी का चेहरा लाज से रंग गया, किंतु जो उसे उठाकर बिस्तर पर बिठा गया था उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का संकोच नहीं था। फिर बिना उसकी ओर देखे उसका विचित्र रसिक पति बाजार से खाना लाने चला गया। बड़ी देर तक लक्ष्मी की देह थरथराती रही। पूर्व पति के प्रथम स्पर्श से कितना भिन्न स्पर्श था ये। पहले में कंटकाकीर्ण छड़ी की छुअन थी और ये था फूल गेंदवा का स्पर्श। उसे उठाकर उसने बिस्तर पर ऐसे धर दिया जैसे वो किसी कांच के बहुमूल्य पात्र को ऐसे सहेज कर रख रहा हो कि वो टूट न जाए। उसके जाते ही लक्ष्मी ने द्वार बंद किया। फिर हृदय में सहसा अंकुर सा उभरा। न जाने कौन सा विकार उसे दर्पण के सम्मुख खींच ले गया। दर्पण पर दृष्टि पड़ते ही स्वयं उसका अबोध चित्त उससे कैफियत मांगने लगा तो वो खिसिया गई। हाथ ही से उड़े बिखरे बालों को पाटी बिठा उसने साड़ी ठीक की। वेरोनिका ने ही उसे एक नन्हे सितारों जड़ी सफ़ेद साड़ी पहना दी थी। हमारे यहाँ नववधु श्वेत परिधान निर्धारण करती है लक्ष्मी। गले में फिर उसने सोने की क्रॉस जड़ी अपनी दिवंगता जननी की चेन पहनाकर कहा था, उसे कभी मत खोलना, ये मम्मी की है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बॉबी की बहू को अपने हाथ से चेन पहनाएंगी। रॉबर्ट ने द्वार खटखटाया तो लक्ष्मी चौंकी। कौन? उसने पूछा। मैं हूँ, तुम्हारा पति। रॉबर्ट के उत्तर के साथ ही उसकी दबी हंसी के खनक सुनकर लक्ष्मी ने द्वार खोल दिया। रॉबर्ट की निष्पाप ठिठोली से उसके कपोल ऐसे दग्ध हुए जा रहे थे
कि जी में आ रहा था नोच कर दूर फेंक दें। भीतर आ हाथ के दोनों ठोंगे मेज पर धर वो लक्ष्मी के गंभीर आरक्त चेहरे को देख हंसकर कहने लगा, बुरा मान गई क्या? जानती हो मैंने ऐसे क्यों कहा? एक बार महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट अपने कमरे के द्वार बंद कर किसी काम में लगे थे। महारानी आई, उन्होंने पति का द्वार खटखटाया। उसने पूछा, कौन? उसने पूछा। क्वीन ऑफ इंग्लैंड। स्वर में राजमहिषी की कड़क थी। कौन? विक्टोरिया। स्वर कुछ नम्र पड़ा। कौन? अब प्रश्न के स्वर में शाही अकड़ थी। तुम्हारी पत्नी। उसी क्षण द्वार खुल गया। इसी से मैंने सोचा बेअती खतरा क्यों बोल लूँ, पहले ही क्यों न कह दूँ तुम्हारा पति। बचकाने स्वाभाविक स्मित ने लक्ष्मी के चेहरे को अपूर्व बना दिया और फिरोजी आंखों की मुग्ध चावनी ने निर्दोष अकपट प्रशंसा उभर आई। आओ लक्ष्मी, पहले खाना खा लिया जाए, रॉबर्ट ने कहा। वो न जाने क्यों ये सब ले आया था, गरम इमरती, समोसे, कचौड़ी, दही और एक बड़े से पूड़े में पान। तुम्हें भी निश्चय ही खाना खाने के बाद पान खाने का अभ्यास होगा, क्यों? कई प्लेटों में सामान सजाता रॉबर्ट बड़ी पुलक से गुनगुना रहा था और लक्ष्मी चुपचाप हाथ बांधे मूर्ख सी खड़ी थी। लो समोसे चखो, यहाँ के समोसे बड़े प्रसिद्ध हैं। जब कभी डबल रोटी खा खा कर ऊब जाता हूँ तब यही सब खा लेता हूँ। वैसे इनमें मिर्च बेहद होती है। वेरोनिका तो कहती है इसे खाने के बाद यू नीड ए बेड शीट टू वाइप योर नोज़। फिर अपने जन्मदिन की पार्टी पर उत्साहित किसी नन्हे बच्चे की भांति से टप से एक इमरती उठाकर मुँह में धर ली। वेरोनिका ने एक ख़ास चीज़ भी तो मुझे उपहार में दी है, भूल ही गया। ऐसा भुलक्कड़ हूँ मैं लक्ष्मी, वेरोनिका याद न दिलाती तो शायद तुम्हें भी लखनऊ में ही भूलाता। बार बार अपनी चुहलबाजी से अपनी नववधू को गुदगुदाने की चेष्टा कर रहा था। उतनी बार लक्ष्मी लात से छुई मुई होती जा रही थी। वेरोनिका को दी गई शैंपेन निकाल उसे 2 ग्लासों में उड़े लक्ष्मी की ओर गिलास बढ़ाती वो सहमकर पीछे हट गई। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं पीती। कोई बात नहीं, गिलास तो थाम सकती हो। भरा गिलास उसने ज़बरदस्ती थामा। अपना गिलास फिर उससे टकरा कर वो उसे ऊंचे उठा हंसकर कहने लगा, टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस ऑफ माई ब्राइड। कैसी विचित्र बात है लक्ष्मी, हमारे इस विवाह भोज में आज एक भी अतिथि नहीं है। वैसे उसका स्वर शायद सद्य घुटकी गई शैंपेन के प्रभाव से सहसा भावुक हो उठा। आकस्मिक दुर्घटना सी घट गया हमारा विवाह, किसी अतिथि को प्रवेश की अनुमति भी नहीं देता। लक्ष्मी अब तक एक शब्द भी नहीं बोली थी। लक्ष्मी, इस बार इसका स्वर किसी रूठे बच्चे की तरह जैसे दुलार रहा था। तुम क्या इस विवाह से बहुत घबरा गई हो? उत्तर में लक्ष्मी की दोनों आंखें छलछलाईं। घबराओ नहीं लक्ष्मी, तुम इस ग्रह की स्वामिनी हो, चाहने पर झाड़ू मारकर मुझे भी जब चाहो तब भगा सकती हो। फिर भी लक्ष्मी गुमसुम सी खड़ी रही। आई एश्योर यू लक्ष्मी, आई एम एज हम्बल एज ए वाटर स्नेक। इस उपमा ने इस बोझिल वातावरण को और हल्का बना दिया। हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई देख रॉबर्ट प्रसन्न हो गया। दैट्स ए गुड गर्ल, अब तुम सो जाओ। आज मुझे लग रहा है लक्ष्मी कि मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो मेरा कोई मित्र नहीं है। दिन भर बंद कमरे में खर्राटे ले रात भर अप एंड डाउन रेलगाड़ियों में स्टेशन की धूल फाँकने वाला ये गार्ड चाहे 20वें विवाह कर पूरा हरम बना ले, लेकिन किसी को ना कोई कुतूहल होगा ना जिज्ञासा। तुम आराम से कमरा बंद कर 24 घंटे सो सकती हो। 3 दिन मुझे यहाँ रहना है, फिर तुम्हें लखनऊ पहुँचा दूँगा। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर स्ट्रेंज हनीमून। अपने दोनों हाथ छत की ओर उठाकर वो फिर हंसा। कैसी अद्भुत हंसी थी इस व्यक्ति की। हर बार पूरा कमरा ही उद्भासित कर जाती थी वो हंसी। इस विचित्र परिवेश में भी गजानन की कुटिल हंसी की स्मृति लक्ष्मी को रह रहकर समय आ जाती थी। होठों में से पीक से छींटे छिटकाता वो अपनी मदालस हंसी से ही अपनी गालियाँ संवारता था। कुतिया छिनाल कहीं की, नहाएगी पोखर तलैया में, जौवन दिखाएगी और हम साले घर आएंगे तो सकुचाकर बन जाएगी सती सावित्री। मैं जब रात को पूछता हूँ कि गौहर बाई ने क्या क्या गुण सिखाए हैं तुझे, तो दुलत्ती झाड़ने लगती है। अरे मर्द, रात को लाड़ दुलार के वक्त एक आध ऐसी बातें नहीं पूछेगा तो क्या रामायण वाचना सिखाएगा तुझे? और फिर वही विभत्स हंसी जो उसके कत्थे से सनी बत्ती सी को उसके चेहरे के निकट लाते ही बेहोश कर देती थी। कभी इसी गजानन ने उसे अलैया बिलावल की एक पंक्ति रटाई थी, दैया कहाँ गए वे लोग। आज वही पंक्ति उसके जीवन की व्याख्या बन गई थी। लक्ष्मी, तुम बेहद थकी लग रही हो, जाओ सो जाओ। उस दिन की भांति फिर कमरे की चुटकनी चढ़ाने उठे लक्ष्मी के हाथ स्वयं ही झुक गए। नहीं, अब वो इस व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकती। दोनों रात भर वैसे ही खुले रहे जैसे उन्हें रॉबर्ट खोल गया था। सुबह रॉबर्ट के उठने से बहुत पहले जगकर उसने पूरे कमरे को झाड़ बुहार कर चाय का पानी चढ़ा दिया था। नहाकर निकली तो देखा रॉबर्ट सो रहा, पर उसने तो कहा था कि उसे किसी काम से 8 बजे स्टेशन जाना है। 7 बज चुके हैं। कई बार खांसने खकारने पर भी वो नहीं जगा तो लक्ष्मी ने जानबूझकर ही ट्रे गिरा दी। वो अचकचाकर बाहर निकला तो उसके हाथ में एक हॉकी स्टिक थी।
लक्ष्मी को देखते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा तो तुम हो, मैं फिर भूल गया था कि तुम यहाँ हो। अक्सर किचन में एक नेवला घुसकर खाने पीने की चीज़ें गिरा जाता है, सोचा वही आज भी आया हो, इसी से ये उठा लिया। अरे 7 बज गए, मुझे तो 8 बजे स्टेशन पहुँचना है। आप नहा लीजिए, चाय तैयार है। लक्ष्मी के निर्विकार स्वर में रात का संकोच नहीं था। वाह वाह, एकदम इनाम देने वाला काम किया है तुमने। नहीं तो यहाँ क्या कभी रॉबर्ट म्यूरी को बनी बनाई चाय नसीब हुई है। वो नहाने चला गया तो लक्ष्मी ने रात की सारी बची चीज़ गर्म कर मेज़ पर लगा दी। वो नहाकर अपने सुनहले भीगे बालों पर ब्रश फेरता अपने ही गृह में अलमस्त अतिथि सा बन गया, कुर्सी पर बैठ गया। ये तो अच्छा खासा भोज है जी। तुम नहीं नहाओगी? मैं नहा चुकी हूँ। अच्छा लक्ष्मी, मैं अब शाम तक शायद नहीं लौट पाऊंगा। तुम दरवाज़ा बंद कर दिन भर आराम कर सकती हो। स्टोर में वेरोनिका की कई पत्रिकाएं पड़ी हैं। वक्त से आ गया तो तुम्हें कहीं घुमाने ले चलूँगा। नवीन पतिगृह में लक्ष्मी के 3 दिन फिर पंख लगाकर उड़ गए थे। रॉबर्ट का सरल निश्चल व्यवहार, एकांत निर्जन परिवेश छोड़कर लखनऊ जाने को उसका मन नहीं कर रहा था। इस बीच उसने रॉबर्ट के अव्यवस्थित गृह की काया पलट कर दी थी। रॉबर्ट के जाते ही वो उसकी एक पुरानी कमीज को बांस में लपेट ऊंची दीवारों पर लगे मकड़ी के जालों को साफ करने में जुट गई थी। फिर एक एक कर उसने पंखे, बिजली के बल्ब, तस्वीरों के कांच चमकाए, खूटियों पर से कपड़े उतार कर उन्हें दहाया। फिर जब कुछ करने को नहीं रहा तब बगीचे का झाड़ झंकाड़ साफ करने में जुट गई। रॉबर्ट लौटा तो झकाझक चमक रहे कमरों की सुव्यवस्था देख दोनों हाथ कमर पर हंसकर कहने लगा, वाह लक्ष्मी जी, में आ रहा है तुमसे कहूँ अब तुम लखनऊ मत जाओ। फिर अचानक ही उसे लगा वो कोई गलत बात कह गया है। वेरोनिका कह रही थी तुम इंटर कर चुकी हो, वो जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा दाखिला यूनिवर्सिटी में कराना चाहती है। ठीक ही है, एक बार यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला लगा रहेगा। बस जब लखनऊ आने के दिन ताला लगाकर लक्ष्मी रॉबर्ट के साथ चलने को उद्यत हुई तब स्वयं ही 3 दिन की ममता उसके पैरों में बेड़ियां बन लिपट गई। उसे उस क्षण अपने चित्त की दुर्बलता पर क्षोभ ही हुआ था, जिसके साथ उसने कभी जीवन के अच्छे बुरे 365 दिन बिताए थे। जिसके प्रेम में उन्मत्त हो वो पिता के गृह की ममता भूल बिसर कर निकल आई थी। जिसकी संतान उसके गर्भ में प्रतिपल बढ़ रही थी, उसे उसके अकृतज्ञ हृदय ने एक बार भी याद नहीं किया था। पर इस 3-4 दिन के परिचित विदेशी की सरलता, स्नेह का बंधन उसे पग पग पर जकड़ रहा था। कल परसों यदि इससे भी कोई आकर्षक कोई अजनबी उसे टकरा गया तो क्या उसे भी ऐसे ही भूल कर उसके पीछे चल देगी? मार्ग भर उसका दुर्बल अंतःकरण उसे चाबुक मारता गया। रॉबर्ट ने भी उसके आकस्मिक परिवर्तन को पकड़ लिया था। किसी विस्मृत क्रंदन की व्यथा ट्रेन में बैठते ही उसके चेहरे पर म्लान कर गई। रॉबर्ट को कुछ विस्मय भी हुआ और वो विचलित भी हो गया था। 3 दिनों में जो उसका परिचय घनिष्ठ होता बड़ी स्वाभाविक अंतरंगता से उस अपरिचिता के चेहरे को सहज बना गया था, वो देखते ही देखते न जाने कहाँ उड़ गया। वो एक बार फिर अनजान बन बैठी थी, किंतु रॉबर्ट को उसके रूखे व्यवहार से भी झुंझलाहट नहीं हुई। प्रगाढ़ संवेदना से ही उसका हृदय पिघल उठा था। उसके जी में आ रहा था उस क्रंदन स्फुरित रक्तिम वर्णी आयत आंखों को अपने रुमाल से सहलाकर वो उससे पूछे, इतनी उदास क्यों हो लक्ष्मी? क्या परिस्थितिवश छोड़े गए धन की ग्लानि ही तुम्हारे हृदय को कचोट रही है, या 3 दिन का ये अस्वाभाविक हनीमून तुम्हारे हृदय के पके फोड़े को दुखा गया है? किंतु अंत तक वो कुछ नहीं पूछ पाया। पूरी यात्रा ही उसने एक के बाद एक सिगरेट फूंक कर काट दी थी। जब अचल गठरी सी बदी लक्ष्मी उसके साथ रिक्शे में बैठी तभी उसने अपने सहज नम्र स्वर में कहा था, लक्ष्मी तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारा नवीन ग्रहण किया धर्म तुम्हें किसी बंधन में बांधेगा। तुम जब चाहो तब लौट सकती हो, और ना ही मैं बार बार आकर तुम्हें एम्बेरस करूँगा और वैसे भी बहुत कम ही आता हूँ। आज तक आता भी था तो वेरोनिका को देखने, अब तुम रहोगी तो निश्चिंत रहूँगा। घर पहुँचने से पहले उसने लक्ष्मी को लिफाफा थमा दिया, इसमें कुछ रुपए हैं, तुम रखो। वेरोनिका की माली हालत खस्ता ही रहती है, मैं तुम्हें बराबर खर्चा भेजता रहूँगा। नहीं नहीं, घबरा कर लक्ष्मी लिफाफा उसे लौटाने लगी। मैं क्या करूँगी इससे? सभी कुछ तो उन्होंने ले दिया है। लिफाफा रॉबर्ट की पसरी चौड़ी हथेली में वैसा ही धरा देख लक्ष्मी ने उठाकर उसकी जेब में डाल दिया। उसके देने और रॉबर्ट के न लेने की चेष्टा में एक संक्षिप्त अवधि के लिए दोनों के हाथ एक दूसरे से गुथ गए। अचकचाकर रॉबर्ट ने जेब से हाथ हटा लिया और विलग होकर बैठने की चेष्टा करने लगा, किंतु रिक्शा की संकीर्ण सीट में दोनों चाहने पर भी बिना सटे नहीं बैठ सकते थे। घेर घुमावदार सड़कों पर बार बार दोनों के कंधे एक दूसरे से सटे जा रहे थे। मार्ग भर फिर दोनों चुपचाप बैठे रहे थे। जब वे घर पहुंचे तब वेरोनिका बरामदे में ही अखबार पढ़ रही थी। उसे देखते ही उसका चेहरा खिल गया। वेलकम वेलकम कहती वो बड़ी ललक से उनका स्वागत करने आगे बढ़ी। लपक कर उसने लक्ष्मी के दोनों गाल चूम लिए।
4 ही दिन में तुम्हारा चेहरा बदल गया लक्ष्मी। क्यों, कैसा रहा तुम्हारा हनीमून? रॉबर्ट का चेहरा पहली बार बहन की उपस्थिति में लाल पड़ गया। फिर वो कठोर स्वर में कहने लगा, डोंट बी सिली। सब कुछ जानकर भी तुम क्यों बेचारी लड़की को एम्बेरस कर रही हो वेरोनिका? तुम जानती हो कि हमारा विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल था, विवाह नहीं समझौता मात्र है। इसे क्यों भूल जाती हो? मैं क्या तुम्हें जानती नहीं रॉबर्ट? वेरोनिका का स्वर खिसियाया हुआ था, एकदम ही अवरोध के स्वरों में उतर आया। मैं ऐसा नहीं जानती तो क्या शरण में आई गरीब लड़की को इसकी ऐसी अवस्था में तुम्हारे साथ अकेली भेज देती? तुम्हारे जाते ही मैंने फादर से बात कर ली है, ये कल से ही तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने लगेगी। फिर रॉबर्ट कोई ड्यूटी ना रहने पर भी अकारण ही अपनी ड्यूटी का बहाना बना उसी दिन लौट गया था। वेरोनिका के मित्र, आत्मीय, स्वजन, प्रतिवेशी सबने धीरे धीरे लक्ष्मी को मिसेस म्यूरी के रूप में स्वीकार कर लिया। इतवार के दिन वेरोनिका गिरजाघर जाने लगती तो लक्ष्मी स्वयं साथ हो लेती। वेरोनिका ने उसे नवीन ग्रहण किए गए धन के किसी भी प्रतिबंध से बांधने की कभी चेष्टा नहीं की थी, किंतु जिस निर्जन गिरजाघर में नियति ने उसके जीवन को एक तीखे झटके से मोड़ दिया था, वहाँ की अनुपम शांति में डूबकर वो कुछ क्षणों के लिए अपने अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ भूल जाती थी। रॉबर्ट फिर पूरे 2 महीने तक मिलने नहीं आया। एक बार आया तो लक्ष्मी यूनिवर्सिटी गई थी। लाख रोकने पर भी वेरोनिका उसे नहीं रोक पाई थी। बीच बीच में उसके पत्र आते रहते, कभी किसी शहर में, कभी किसी छोटे से स्टेशन से, किंतु प्रत्येक महीने लक्ष्मी के नाम का मनी ऑर्डर ठीक समय पर ही भेज वो किसी बंजारे सा महीनों के लिए अलोप हो जाता। एक बार उसका मनी ऑर्डर गोवा से आया तो वेरोनिका चौंकी। नीचे संक्षिप्त संदेश लिखा था, मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी है, चिंता मत करना, मुझे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। उस संदेश ने वेरोनिका का स्वभाव ही बदल दिया। अब वो ज़रा सी बात पे चिड़चिड़ा उठती थी, कभी कभी उद्रांत सी स्वयं ही बड़बड़ाने लगती। मैंने ही तो उसे भगा दिया है, क्या ये मेरा सरासर अन्याय नहीं था? उसका सख्त भाषण लक्ष्मी को ही लक्ष्य कर कभी उसे शुद्ध कर देता। वो सिर झुकाए चुपचाप सुनती रहती। उस बेचारे का क्या दोष? बड़बड़ाती वेरोनिका का सुंदर चेहरा रूखा विकृत हो उठता। दूसरे के पाप का बोझ ढोना क्या सहज है? नौकरी छोड़कर नहीं जाता तो क्या करता? दिन रात पड़ोसी मेरी आफत किए रहते हैं। ठीक भी तो है, जब तक कोई गहरी बात ना हो, सुंदरी नई ब्याही बहू को छोड़कर क्या कोई भाग जाता है? आज तक वेरोनिका म्यूरी पर किसी ने उंगली भी नहीं उठाई थी। इतने वर्षों से इस मोहल्ले में हूँ। ठीक 6ठे महीने रॉबर्ट का संक्षिप्त पत्र आया था। वो बड़े आराम से है, वेरोनिका उसकी चिंता न करे। भारत के बाद गोवा उसे स्वर्ग सा लग रहा था। पत्र में कहीं भी लक्ष्मी का कोई उल्लेख नहीं था किंतु मनी ऑर्डर के बदले इस बार 7-8 महीनों की पूरी सम्मिलित राशि का ड्राफ्ट बनाकर ही उसने भेज दिया था। धीरे धीरे उस अपरिचित ग्रह में लक्ष्मी के नीरस दिन बीतते चले गए। प्रतिवेशियों की मुख संदिग्ध दृष्टि अब बड़े दुस्साहस से मुखर हो उठी थी। ये कैसा विवाह किया था रॉबर्ट ने? सुंदरी आसन्न प्रसवा पत्नी को एक बार भी देखने नहीं आया था। और ये भी पढ़ाई का कैसा शौक कि मेरू पर्वत सा पेट लेकर नित्य पढ़ने जाती है। किंतु वेरोनिका के उग्र व्यक्तित्व के सम्मुख फिर किसी को मुंह खोलकर कुछ पूछने का साहस नहीं होता। वेरोनिका भी लक्ष्मी को एक प्रकार से अपने बंगले में बंदनी बनाकर ही मुदे नहीं रहती। कभी संध्या को उसे साथ लेकर दूर टहलने निकल जाती, कभी पादरी ओनूर के यहाँ। समाज का कौतूहल ज्वार भाटे की तरंगों से स्वयं ही शांत होकर बैठ गया था। वेरोनिका का बड़बड़ाना लगभग बंद हो गया था और उस शांत गंभीर लड़की के प्रति उसका स्नेह एक बार फिर पूर्ववत स्वाभाविकता से लौट आया था। रात को जब वो उसके बगल में लगे पलंग पर आकर चुपचाप लेट जाती, तब वेरोनिका के जी में आता उसे छाती से लगा ले। उस सकपकाए बचकाने निर्दोष चेहरे को देखते ही उसका हृदय ममता से भर उठता। उसे देखकर कौन कह सकता था चुपचाप गंभीर लड़की किसी अकर्मण शराबी का हाथ पकड़ घर से निकल पड़ी होगी। उसके भावी प्रसव की चिंता भी कभी कभी वेरोनिका को सहमा देती। उसने एक से एक कठिन प्रसव निपटाए थे, किंतु जब भी उसकी दृष्टि उस दुर्बल लड़की के उभार पर पड़ती, तब मनी मन क्रॉस बनना यीशु का स्मरण करती। कहीं से कुछ हो गया तब, किंतु अंत तक कुछ नहीं हुआ था। लक्ष्मी, तुम्हारे इजी लेवर से अधिक समय तो शायद किसी डेंटिस्ट के दांत उखाड़ने में लगता होगा। बाद में उसने उससे हंसकर कहा था। अपनी नवजात नन्ही चूहिया सी कन्या को देखकर जब लक्ष्मी ने विरक्ति से मुंह फेर लिया तो वेरोनिका ने ही उसे डांट कर कहा था, क्या कर रही हो लक्ष्मी? लो इसे अपना दूध पिलाओ। नहीं नहीं, मर जाने दो इसे, मैं दूध नहीं पिलाऊंगी। पुत्री को देखते ही उसके पिता का कुटिल चेहरा उसकी आंखों में तैर गया था। पागलपन मत करो लक्ष्मी, देखो भगवान ने तुम्हें कैसी प्यारी बच्ची दी है। एक ना एक दिन तुम इसी का मुंह देखकर अपने जीवन का सब दुख कष्ट भूल जाओगे। भगवान को दी गई वस्तु का अपमान करना महापाप है लक्ष्मी। उसे समझा बुझाकर वेरोनिका घर लौट आई थी और अपनी मोटी डायरी के पृष्ठ में उसने लिखा था, रॉबर्ट और लक्ष्मी को पुत्री लाभ, जन्म क्रिसमस के प्रातःकाल, वजन 5 पाउंड, रंग उज्ज्वल,
वहीं 5 पाउंड की क्षीणकाया कन्या जब हष्ट पुष्ट हो 7 महीने के ही घुटने चलकर बैठने लगी, तब लक्ष्मी सचमुच ही अपने अतीत की व्यथा भूल बिसर गई। वेरोनिका ने न जाने कितनी बार उसके नाम बदल दिए थे, कभी ब्यूटी, कभी बॉनी, कभी एम्बर, पर लक्ष्मी ने तीसरे दिन उसका नाम धर दिया था सुरंगमा। छी छी, इतना लंबा नाम! वेरोनिका ने उसका दिया नाम कभी स्वीकार नहीं किया। रॉबर्ट को सुरंगमा के जन्म की सूचना देने में वेरोनिका ने विलंब नहीं किया, किंतु उसके पत्र पाने की अब उसे कोई आशा नहीं रह गई थी। कभी कभी वेरोनिका की घोर दुश्चिंता घेर लेती। पुत्री के पहले जन्मदिन पर भी वो नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे। पर सुरंगमा के माध्यम से कई बार लक्ष्मी को सुना सुना के कह चुकी थी, सुन ले माय लिटिल वन, एक चिट्ठी अब लिख डाल तू अपने डैडी को। मेरी पहली सालगिरह पे नहीं आए तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। चतुरा लक्ष्मी मन ही मन समझ जाती कि वो पत्र लिखने में असमर्थ अबोध पुत्री से नहीं, उसी से कह रही है। 1-2 बार शायद जानबूझकर ही फिर उसने दूसरे चुग्गे का दाना उसके सम्मुख बिखेर दिया। लक्ष्मी, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है। दिन भर इंजेक्शन रूम में ड्यूटी, गल गई बीसीओ इंजेक्शन गोदने पड़े। ना तो तुम रॉबर्ट को मनी ऑर्डर की पहुंच दे दो, किंतु लक्ष्मी ने अपनी शरणदात्री के इसी आदेश का आज तक पालन नहीं किया था। सुरंगमा की पहली वर्षगांठ भी वेरोनिका ने फादर ओनूर के गिरजाघर में बिना किसी आडंबर के ही मना ली थी। रॉबर्ट का ना कोई पत्र आया, ना उपहार। उसकी रुखाई कुछ दिनों तक वेरोनिका को फिर चिड़चिड़ी बना गई थी। ठीक ही तो है, क्यों भेजेगा उपहार? पराई संतान के भरण पोषण का खर्चा ही वहन कर रहा है, ये क्या कम है? इसके सगे बाप ने तो तुम्हें ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं किया। लक्ष्मी बिना कुछ पूछे ही सब्जी काटती जा रही थी। देख, वेरोनिका फिर अकारण ही उसे कोसने लगी। क्यों लक्ष्मी, क्या कभी तुम्हारा जी नहीं करता उसके पास लौट जाने को? उसकी इस कुटिल निर्मम हंसी को देखकर लक्ष्मी को ऐसा विश्वास ही नहीं होता कि ये वही दयालु स्नेही वेरोनिका है जो सुरंगमा की छींक या खांसी से घबराकर पागलों सी डॉक्टरों का द्वार खटखटाने लगती है। पर मन ही मन उसके इस अकस्मात हृदय परिवर्तन का कारण वो जान गई थी। रॉबर्ट को पत्र न लिखने के लिए उसने उससे कभी क्षमा नहीं किया था। नमस्कार, ये था तृतीय भाग सुरंगमा उपन्यास का। तो अब चौथी की प्रतीक्षा करिएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।